देश हो दुनिया हो, कुछ नहीं छिपेगा, जो छिपेगा वो एक्सरे रिपोर्ट में नजर आएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आज एक्सरे रिपोर्ट में जो विषय आपके लिए हम लेकर आए हैं, 3 विषय जिस पर आज डिटेल में बात होगी। और ये विषय किस विषय से जुड़े हुए हैं? जनता, सत्ता और पैसा। सत्ता और पैसा दोनों दोस्त हैं, हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। हमारे देश के नेता इसके उदाहरण हैं। लेकिन पावर और पैसे के कॉकटेल में पब्लिक यानी जनता की हो जाती है अनदेखी। और जब जनता में बात किसान की हो तो यह दर्द कई गुना बढ़ जाता है। एक्सरे रिपोर्ट में आज 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसमें 2 किसान हैं, 2 देश के 2 प्रधान हैं और 1 मुल्क के 2 धनवान हैं। तो आज ये तीनों बिंदु मैं एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र के लातूर में 75 साल के बुजुर्ग किसान और उनकी पत्नी की, जिन्हें बैल बनकर जो हल में जोते जा रहे हैं। वैसे बैल बनकर खेती तो 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो अब सामने आया। दूसरी खबर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद को लेकर है, जिसमें लीक हुए एक फोन कॉल से थाईलैंड के प्रधानमंत्री को वहां की शीर्ष अदालत ने सस्पेंड कर दिया। और तीसरी खबर इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेंड हो रही दुश्मनी को लेकर है। दोनों धनवान हैं, लेकिन ट्रंप राष्ट्रपति भी हैं और अब मस्क को डिपोर्ट करने की धमकी भी दे रहे हैं। तो तीनों पर आज विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन पहले देश को झकझोरने वाली तस्वीर का एक्सरे जो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। गर्व कीजिए कि हिंदुस्तान आकाश की ऊंचाई को माप रहा है। जश्न मनाइए कि अंतरिक्ष में शुभांशु जैसा बेटा कदम रख चुका है। 500 करोड़ मिशन पर खर्च हुए, 500 करोड़। लेकिन अफसोस, इसी देश में एक किसान को देने के लिए इतने पैसे नहीं कि वो बैल खरीद सके। 21वीं सदी का यही हिंदुस्तान है। बैल बने अंबादास पवार के बूढ़े कंधों पर हल का भार भी देख रहा है, जिसके सामने आकाश की अनंत चुनौतियां भी पौनी पड़ जाती हैं। दर्द का दरिया है, आह का अथाह सागर है, लेकिन क्या करें, जिंदा रहना है तो पशुधन बनकर ही सही खेत जोतना पड़ेगा। ये डिजिटल इंडिया है साहब। इंसान का रोल चाहे कोई भी हो, देश रील देखने में बिजी है। उंगली थक जाए तो फोन अलग रख देते हैं, क्योंकि दिमागी तनाव से छुटकारा लेना है। मगर लातूर के अंबादास और उनकी पत्नी मुक्ताबाई को ये विराम भी नसीब नहीं। हाँ, बैल की तरह खेत जोतते जोतते पैर लड़खड़ा जाएं, कंधे पर निशान पड़ जाएं, तो बात अलग है। विकास के पैमाने पर ये तस्वीरें कहां टिकती हैं? जवाब देना होगा। लेकिन दे कौन? राज्य सरकार भाषा विवाद के मुद्दे में उलझी है। जो मराठी नहीं बोलता उसे भाड़े के ठेकेदार सरेआम पीटते हैं। वीडियो बन रहा है, वीडियो यहाँ भी बना और भाषा की दीवार भी नहीं थी। अंबादास मराठी बोलते हैं, मराठी मानुस, मगर बैल बनकर खेत जोतने वाली वेदना सिस्टम के कानों से टकराकर वापस आ जाती है। 5 एकड़ जमीन है और पिछले 2 सालों से मजदूर या बैल का खर्च वहन करने में असमर्थ हूँ, इसलिए खुद ही खेत में हल चला रहा हूँ। क्या अब भी कहने सुनने को कुछ बचा है? जमीन है, खेत है, मगर बुआई के लिए पैसा नहीं, बैल नहीं, ट्रैक्टर नहीं। पति पत्नी इसी तरह 2 साल तक जानवर की तरह खेत जोतते रहे। सबसे फरियाद लगाई, लेकिन मदद नहीं मिली। ऊपर से ऊपर वाले का सितम। 2 साल से भारी बारिश हुई, फसल को नुकसान हुआ, लागत भी नहीं निकल पाई। बुजुर्ग कंधों पर हल का भार तो था ही, सिर पर कर्ज का बोझ भी चढ़ता गया।
आमचं घरी कसं आहे बघा 6 माणसं 7 माणसावर एका पुढचं लगत झाली पोरग एक आहे बेटा शहर में मजदूरी करता है और हम दोनों पति पत्नी ही खेती का सारा काम मिलकर करते हैं, जिसमें बुआई से लेकर देखरेख और कटाई तक शामिल है। अब अंबादास का ये वीडियो हर मोबाइल में है, हर घर में चर्चा का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया पर सहानुभूति के शब्द लिखने वालों का सैलाब आ चुका है। देर सबेर आर्थिक मदद के लिए हाथ भी बढ़ ही जाएंगे, हो सकता है बढ़ भी चुके हों। लेकिन अफसोस इस बात का है कि विज्ञान और विकास के सहारे क्षितिज को मुट्ठी में करने वाले हमारे देश में एक नहीं कई अंबादास हैं। उनकी सुनवाई कैसे होगी? तो एक दृश्य फिल्म मदर इंडिया का है जो आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है, लेकिन फिर साल 2025 का ये सच भी है जो आपके सामने है। तो जीता जागता सबूत अब आंकड़ों की शक्ल में संसद में कैसे पेश हुआ, देश के सामने कैसे बताया गया, ये भी आपको बता देते हैं। इसी साल बात है राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने किसानों पर कर्ज का मुद्दा उठाया था। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने फिर लिखित में जवाब दिया। सरकार ने बताया इस दौरान कि देश के 18 करोड़ 81 लाख किसानों पर करीब 32 लाख 35,747 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो यहां पर अभी डेटा आपको हम दिखा भी रहे हैं। आपको इसके अलावा यह भी बता दें कि यह कर्ज 2025-26 के 1,71,437 करोड़ रुपए के कृषि बजट का करीब 20 गुना है। किसानों के कर्ज के मामले में सबसे आगे जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, जहां की तस्वीर भी हमने अभी आपको दिखाई। वही राज्य जहां से अंबादास पवार की तस्वीरें सामने आई हैं। महाराष्ट्र में 1,46 लाख किसानों पर 8,38,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो वही राजस्थान में 1,05 लाख किसानों पर 1,74,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि मध्य प्रदेश के करीब 94 लाख किसान 1.5 लाख करोड़ रुपए के कर्जदार हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने 2019 में एक सर्वे किया और इसके मुताबिक देश के 50.2% किसान परिवार कर्ज में थे और उन पर प्रति परिवार औसतन 74,121 रुपए का कर्ज था। जबकि एक और रिपोर्ट में खेती किसानी में जुटे परिवार पर औसतन 91,231 रुपए का कर्ज था और यह रिपोर्ट कृषि से जुड़ी सरकारी संस्था नाबार्ड की है। तो किसानों में भी जो छोटे और सीमांत किसान हैं वो सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक सुरक्षा का अभाव रहता है और वो ज्यादा मोटे ब्याज पर आड़तियों या फिर सूदखोरों से पैसा लेते हैं। जब चुका नहीं पाते तो कई बार आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं और तमाम आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। आज भारत के किसान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जितना उसके उत्पादन में लागत है उतना उसको बाजार से पैसा नहीं मिल रहा है और इस कारण किसान ना तो लोन चुका पा रहा है ना उसकी माली हालत सुधर रही है। और जब तक किसान को जो प्राइस रियलाइजेशन है वो इंप्रूव नहीं होगा तब तक किसान की हालत नहीं सुधरेगी। और दूसरी तरफ जो समझने की बात यह है कि जो भारत का कंज्यूमर है वो हमेशा किसान को उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा पैसे देता है, लेकिन वो पैसा किसान तक नहीं पहुंचता है। तो देखिए, जब किसान खेत में पसीना बहाता है तब जाकर आपकी और हमारे घर की रसोई रोशन होती है। और किसानों पर कर्ज है, ये कड़वी सच्चाई है देश की। लेकिन सच ये भी है कि सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं तो कई शुरू की। सरकार की प्राथमिकता के दायरे में देश का अन्नदाता है भी, जो तमाम नेताओं के और पोजीशन होल्डर्स के बयानों में भी झलकता है। लेकिन कौन कौन सी स्कीम्स हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। मोदी सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे और सीमांत किसानों के लिए, और इसमें साल में 2-2 हज़ार की 3 किश्तों में 6,000 रुपए सीधा किसान के खाते में जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मकसद फसल को होने वाले नुकसान से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी है, जो सिंचाई प्रणाली में सुधार और पानी के उपयोग को बढ़ाने के लिए है। किसान क्रेडिट कार्ड भी है, जिससे खेती के लिए किसानों को लोन मिलने की बात है। और इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, राष्ट्रीय कृषि बाजार, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना भी किसानों की बेहतरी के लिए है। लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें अंबादास जैसे परिवारों की देश के सामने है। हम सभी मिलकर
एक ऐसे भारत के निर्माण में जुटे हैं जहां किसान समृद्ध हो, किसान सशक्त हो। हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूटे, हर एक किसान को आगे बढ़ाएं। हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। हम दो बड़े लक्ष्यों की ओर एक साथ बढ़ रहे हैं। पहला, कृषि सेक्टर का विकास, और दूसरा, हमारे गांवों की समृद्धि। तो देखिए, किसानों का जिक्र प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों और अलग अलग सरकार, चाहे जहां पर किसी भी दल की सरकार हो, उनके बयानों में है, योजनाओं में भी है, लेकिन जमीन पर फिर अंबादास जैसे परिवार भी मौजूद हैं। इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता। और आजादी के बाद से लेकर आज भी साल 2025 में जिस समय हम ये खबर देख रहे हैं, जब ऐसा लग रहा है कि मदर इंडिया फिल्म की तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने जमीन पर उतर आई है, तो सवाल फिर यही बनता है कि किसानों को लेकर पॉलिसी के लेवल पर क्या एक देश के रूप में हम वो कर पाए हैं न्याय जो किसानों को मिलना चाहिए था। इमोशन की बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल जमीन पर क्या हो रहा है, ये सवाल तो फिर पूछा जाएगा। और इसीलिए अब अन्नदाता के सम्मान से सोचने के, सम्मान के बारे में बात करने से आगे सोचने का कम से कम ये वक्त जरूर है। तो क्या खेती किसानी का बाजारीकरण करना ही विकल्प है, या फिर एमएसपी कानून? इस पर बहस होती आई है, आगे भी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, विकास वाले विजन को साकार करना है, तो इसका रास्ता किसान के खेतों से होकर गुजरता है। और इसीलिए किसान को सशक्त करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सिस्टम तैयार करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर किसान परेशान रहेगा और इसका असर देश की सेहत पर भी पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। वैसे परेशानी बताकर नहीं आती, और इसके फेर में भी गरीब भी फंसता है, अमीर भी फंसता है, और सत्ता की धुरी में जो जाने माने नेता एग्जिस्ट करते हैं वो भी फंसते हैं। तो शो के इस पड़ाव में आपको महाराष्ट्र से सीधे विदेशी जमीन पर थाईलैंड लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री पेंटोंगटार्न शिनावात्रा को वहां की संवैधानिक अदालत ने उनके पद से सस्पेंड कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने पड़ोसी मुल्क कंबोडिया के नेता हुन सेन से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने अपने देश की सेना के कमांडर की आलोचना की थी। बातचीत का फोन कॉल लीक हो गया और यहीं पर उनके सस्पेंशन का एक बड़ा कारण बन गया ये फोन कॉल। एक प्रधानमंत्री के खिलाफ इस फैसले का पूरा एक्सरे आपको जरूर देखना चाहिए। 37 साल की उम्र में एक देश की सत्ता की बागडोर संभालना यह कोई आसान काम नहीं, लेकिन पेंटोंगटार्न शिनावात्रा को यह जिम्मेदारी मिली और वो थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी। जनता को उम्मीद जगी कि विरासत में मिली सियासत को आगे तक ले जाएंगी, लेकिन साल भर भी नहीं हुआ कि अब थाईलैंड की सड़कों पर पेंटोंगटार्न के खिलाफ जनता उतर गई, इस्तीफे की मांग होने लगी। बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दखल देना पड़ा और अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। सूर्या नए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बन गए। मेरा इरादा 100% सिर्फ इतना था कि मैं अपने देश के हितों की रक्षा करना चाहती थी, देश की संप्रभुता और जवानों की जिंदगी बचाना चाहती थी। मैं देश में शांति लाना चाहती थी। मैं इसे लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी, लेकिन हो सकता है मेरे तरीकों की वजह से कुछ लोग नाराज हो गए। शिवनात्रा कुछ भी कहें, लेकिन उनके खिलाफ फैसला आ चुका है। वो जांच होने तक पद पर बनी रहेंगी, मगर सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि थाईलैंड के इन वाइब्रेंट प्राइम मिनिस्टर को पद से हटाना पड़ा। क्रोनोलॉजी समझिए। ये पूरा विवाद मई 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर हुए टकराव के बाद शुरू हुआ। इसमें कंबोडिया के एक सैनिक की मौत हो गई थी। इसी दौरान प्रधानमंत्री पेंटोंगटार्न ने कंबोडियाई नेता और पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन को एक टेलीफोन कॉल किया था। पेंटोंगटार्न ने हुन सेन को अंकल कहा और अपनी सेना के कमांडर को विरोधी कहा कि वो सिर्फ कूल दिखना चाहते हैं। पेंटोंगटार्न का यही फोन कॉल लीक हो गया, जिसके बाद देश भर में प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। लोग नाराज हो गए। अब पेंटोंगटार्न मीडिया के सामने आई और अपने विवादित फोन कॉल पर सफाई दी, माफी मांगी। मैं थाईलैंड की जनता से माफी मांगना चाहती हूँ। उन लोगों से माफी मांगती हूँ जो मेरी वजह से नाराज हैं, गुस्सा हैं।
मैं जोर देकर यही कहना चाहूंगी कि मेरी नीयत साफ थी। मुझे बस अपने देश की रक्षा करनी थी। मुझे खेद है कि मेरे फैसले ने कई लोगों का दिल दुखाया है। प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न थाईलैंड की सियासत का बड़ा नाम है, क्योंकि उनका खानदान और थाईलैंड की सत्ता दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। 2 दशक से ज्यादा तक शिनवात्रा खानदान सत्ता का केंद्र रहा, लेकिन बात जब सैन्य प्रतिष्ठान को लेकर आई तो सारे विरोधी एकजुट हो गए। शिनवात्रा लाख सफाई देती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अदालत में मामला चला और उनके सस्पेंशन के ऑर्डर आ गए। सोचिए, प्रधानमंत्री को सस्पेंड करने की पावर वहां की अदालत के पास है। मैं सिर्फ मामले को बढ़ाने से रोकना चाहती थी, ताकि आमने सामने की सैन्य कार्रवाई से बचा जा सके, ताकि जवानों की जान का नुकसान ना हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे किसी दूसरे नेता से बातचीत का खामियाजा किसी दूसरे को भुगतना पड़े। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। दरअसल शिनवात्रा थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा की बेटी हैं, जिन्हें 2006 में सैन्य तख्ता पलट के जरिए सत्ता से हटाया गया था। तब से उनका परिवार लगातार थाई राजनीति में विवादों और सत्ता संघर्ष का केंद्र बना रहा है। इतना ही नहीं, पैतोंगतार्न की सरकार शुरू से ही सेना के सपोर्ट वाले संस्थानों के विरोध का सामना करती रही है, और अब ये मामला थाईलैंड की लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए एक और चुनौती बन गया है। तो थाईलैंड से अमेरिका की सियासत का रुख कर लेते हैं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क और दुनिया के सबसे शक्तिशाली पॉलिटिशियन कह लीजिए, बिजनेसमैन कह लीजिए, मिस्टर ट्रम्प के बीच अब दुश्मनी का दौर शुरू हो गया है। जो कभी दोस्त थे वो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे। हालात ये हो गए हैं कि ट्रम्प ने मस्क को डिपोर्ट करने की धमकी तक दे दी है। 2 दोस्त चंदे के लिए कैसे बन गए दुश्मन धंधे के लिए, देखिए। अमेरिका के पावर कॉरिडोर का अजब फसाना है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा तक का सीन बन चुका है। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच दुश्मनी का नया ट्रेलर रिलीज हुआ है। बात निकली तो मस्क को अमेरिका से डिपोर्ट करने तक पहुंच गई। Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? He gets a lot of subsidies, Peter. सवाल है कि किस मुंह से अमेरिका के राष्ट्रपति मस्क को डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। ये सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन असल में इसमें काफी अड़चने हैं, क्योंकि मस्क अमेरिकी नागरिक हैं और जहां तक बात माइग्रेंट की है तो फिर ट्रम्प के पूर्वज भी जर्मनी से ताल्लुक रखते हैं। उनका पुश्तैनी गांव वहीं पर है। फिर सवाल है कि ट्रम्प ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल जानकार मानते हैं कि इस अदावत के पीछे की लड़ाई 2 लॉबी के बीच का टकराव है। ट्रम्प को मस्क ने चुनाव कैंपेन में काफी डोनेशन दिया था। ये रकम $288 मिलियन के आसपास थी। मस्क इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार सजाना चाहते थे, लेकिन वहीं तेल कंपनियों ने भी ट्रम्प को डोनेशन दी थी, वो भी $445 मिलियन। पैसा पैसे को खींचता है। ट्रम्प बिजनेसमैन पहले हैं और बाद में राष्ट्रपति, इसीलिए हो सकता है उनका झुकाव तेल कंपनियों की तरफ हो, और अब मस्क उनकी आंखों में खटकने लगे हैं।